So let's start with the topic structural diversity reflects functional diversity in globular protein. What does this means? That if this is a protein, for example, if this has structural diversity, that means its structure has some diversity, its structure is different, then it will directly reflect that its function is also different. So this is the case of globular protein. Now, in this different segment of polypeptide chain fold back on each other. It means ग्लोब्यूलर प्रोटीन में बेसिकली क्या होता है ना, अलग अलग सेगमेंट्स होते हैं पॉलीपेप्टाइड के, वो क्या करते हैं एक दूसरे के ऊपर, एक दूसरे की बैक पे क्या होते हैं, फोल्ड होते हैं. तो ये जो फोल्ड होता है, दिस फोल्डिंग जनरेट्स अ कॉम्पैक्ट फॉर्म रिलेटिव टू पॉलीपेप्टाइड इन अ फुल्ली एक्सटेंडेड कन्फर्मेशन. तो ये क्या बनाती हैं, एक पॉलीपेप्टाइड से एक पॉलीपेप्टाइड की फॉर्म बनाती हैं. ठीक है, जो कि क्या होती है, एक बिल्कुल पूरी तरीके से एक्सटेंडेड कन्फर्मेशन होती है. तो ये जो फोल्डिंग होती है यही फोल्डिंग इनको स्ट्रक्चरल डाइवर्सिटी प्रोवाइड करते हैं. और जब जब कोई स्ट्रक्चर में डिफरेंट है ना, तो वो क्या करेगा, उसके जो बायोलॉजिकल फंक्शंस होंगे वो अपने आप ही अलग अलग हो जाएंगे. इसमें एग्जांपल्स दिए हुए हैं ग्लोब्यूलर प्रोटीन के. ग्लोब्यूलर प्रोटीन में एंजाइम्स होते हैं, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह पे कोई भी एंजाइम लेके जा रहे हैं या कोई भी विटामिन्स लेके जा रहे हैं, कुछ भी लेके जा रहे हैं जो ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहे हैं, मैसेज लेके जा रहे हैं मे बी, वो ट्रांसपोर्टेशन प्रोटीन हो गया. मोटर प्रोटीन्स हो गए. रेगुलेटरी प्रोटीन्स जो कि रेगुलेट करते हैं, किसी चीज़ को इनिशिएट करते हैं. इम्यूनोग्लोबिन्स हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जो होते हैं. और अलग अलग तरीके के जो प्रोटीन्स होते हैं और उनके अलग अलग फंक्शंस. As a new millennium begins, the number of known three-dimensional protein structure is in thousands and more than doubles every 2 year. यानी कि हमें हर साल जो थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर है ना प्रोटीन के, उनके बारे में पता चल रहा है. और हर साल वो नंबर क्या हो रहा है, डबल होते जा रहा है. यानी कि हमें और ज़्यादा स्ट्रक्चर्स के बारे में और ज़्यादा फंक्शंस के बारे में हमें प्रोटीन्स के पता चल रहा है. अगर हमें डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के बारे में पता चल रहा है तो वो अपने आप ही हमें और ज़्यादा डिफरेंट फंक्शंस के बारे में बता रहा है. This wealth of structure information is revolutionizing our understanding of structural protein structure. Okay. तो ये जो जैसे जैसे हमें स्ट्रक्चर्स की इंफॉर्मेशन मिल रही है, हमें स्ट्रक्चर्स के बारे में पता चल रहा है, ये क्या कर रहा है, ये इसका जो रिवॉल्यूशन है, ये रिवॉल्यूशनाइज कर रहा है किस चीज़ को, उन स्ट्रक्चर्स को, हमारी उन स्ट्रक्चर्स के तरफ उनकी अंडरस्टैंडिंग को, यानी कि हम और अच्छे से स्ट्रक्चर्स को क्या कर रहे हैं, समझ पा रहे हैं. सो द रिलेशन ऑफ स्ट्रक्चर to function and even the evolutionary paths by protein arrived at their present state. तो अभी के जो प्रेजेंट स्टेट में जो हमें प्रोटीन मिल रहा है ना, वो इवॉल्व होके बना हुआ है. तो हमें क्या पता चल जाता है, किस फैमिली से वो बिलोंग कर रहा है, हमें उस प्रोटीन का डाटाबेस पता चल जाता है. ठीक है. The sheer variety of structure can seem doubting, yet a new protein structure become available. It is becoming increasingly clear that they are manifestations of a fine set of recognizable stable protein folding patterns. तो जैसे जैसे हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है अलग अलग प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स की, हमें ये पता चल रहा है कि वो क्या है, मतलब उनका फंक्शन क्या है, इस तरीके से हमें पता चल जाएगा. ठीक है. नाउ अब क्या है ना सीन, हम अपना नेक्स्ट टॉपिक जो कि है मायोग्लोबिन प्रोवाइड्स अर्ली क्लूज अबाउट द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर. इससे पहले हम ये जो हमें यहाँ पे कोई एक बॉक्स दिया हुआ है, इसको हम एक बार पढ़ लेते हैं. तो इसमें एक बहुत एक टॉपिक दिया हुआ है जो कि है वाई सेलर्स एक्सप्लोरर्स एंड कॉलेज स्टूडेंट्स शुड ईट देयर फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स.
तो ऐसा क्यों है कि ये जो सेलर्स होते हैं या जो जो लोग एक्सप्लोर करते हैं, एक्सप्लोरर मतलब कि जो ट्रैवल करते हैं बहुत ज़्यादा, और कॉलेज के स्टूडेंट्स जो होते हैं उनको फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स स्पेशली क्यों खाने चाहिए? वैसे तो सबको खाने चाहिए, पर इनको स्पेशली क्यों खाने चाहिए? तो उसके पीछे रीज़न जो है वो इसमें मिल जाएगा आपको। तो बेसिकली इसमें ना अलग-अलग जो फ्रूट्स हैं उनके बारे में बताया हुआ है। बेसिकली इसमें विटामिन सी के बारे में बताया हुआ है। विटामिन सी का नाम क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड होता है और इसकी डिफ़िशियंसी से स्कर्वी होती है, ठीक है? और ये चीज़ हमें बताया हुआ है कि विटामिन सी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, और ये क्या करता है, ये जो ग्लूकोज़ होता है, ग्लूकोज़ को एस्कॉर्बेट में के 4 एंजाइम मतलब 4 स्टेप्स होते हैं जिनमें ये कन्वर्ट करता है। तो इस तरीके से इसमें विटामिन सी की तारीफ़ लिखी हुई है बेसिकली, और स्कर्वी जो डिज़ीज़ मतलब बनी थी हुई होती है इसकी डिफ़िशियंसी से, वो कैसे हमें पता चली कि होती है, वो पूरी कहानी इसमें दी हुई है। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन रीड इट आउट, ठीक है? तो ये है इसमें चीज़। उसके बाद ये जो है कंटिन्यू इस पूरे पैराग्राफ में यही दिया हुआ है। अब हम पढ़ते हैं कि मायोग्लोबिन प्रोवाइडेड अर्ली क्लू अबाउट द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ग्लोब्यूलर प्रोटीन स्ट्रक्चर। तो पहली चीज़ हमें ये पता होनी चाहिए कि ये जो ग्लोब्यूलर प्रोटीन होता है, यानी कि जो मायोग्लोबिन होता है, ये एक तरीके का ग्लोब्यूलर प्रोटीन होता है। ग्लोब्यूलर प्रोटीन क्या होता है, अगर आपको पता होगा तो वो इस तरीके का होता है ग्लोब्यूलर प्रोटीन, ठीक है? जो कि स्फेरिकल शेप की बेसिकली यूनिट से बना होता है। और फाइब्रस प्रोटीन क्या होता है, इस तरीके से होता है, जो कि फाइबर से बना हुआ होता है। तो अब मायोग्लोबिन ग्लोब्यूलर प्रोटीन है, यानी कि उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, समवट इट इज़ लाइक स्फेयर शेप में होगा, स्फेरिकल होगा। द फर्स्ट ब्रेक थ्रू in understanding the three-dimensional structure of globular protein came from X-ray diffraction studies। तो सबसे पहला जो स्ट्रक्चर हमें मिला था, जो कि 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर था ग्लोब्यूलर प्रोटीन का, वो हमें एक्सरे डिफ्रैक्शन से मिला। ये एक क्वेश्चन हो सकता है। उसके बाद क्या किया गया, मायोग्लोबिन की स्टडीज़ जो की गई, उन साइंटिस्ट का नाम दिया हुआ है। अब जो मायोग्लोबिन है वो रिलेटिवली स्मॉल होता है साइज़ में, यानी कि वो जो हीमोग्लोबिन होता है उससे स्मॉल होता है साइज़ में, ठीक है? ये एक ऑक्सीजन बाइंडिंग प्रोटीन होता है, और ये कहाँ पे प्रेज़ेंट होता है? ये प्रेज़ेंट होता है हमारी मसल्स में। इसका जो काम होता है वो बेसिकली क्या होता है, ऑक्सीजन को स्टोर करना होता है, और क्या होता है कि ऑक्सीजन का डिफ्यूज़न कराना। डिफ्यूज़न कहाँ पे कराना? जो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं। अब कॉन्ट्रैक्टिंग मसल टिश्यू क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन एक प्रोसेस होती है, जो कि जब हमारी मसल्स काम कर रही होती हैं ना, तब होती हैं। तो बायोलॉजी का एक इवन 11th क्लास की जो एनसीईआरटी प्रेज़ेंट है बायो की, उसमें जो मसल्स वाला चैप्टर है एक ह्यूमन फिजियोलॉजी में, उसमें फंक्शन दिया हुआ है कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का। तो वहाँ से आपको पता चलेगा कि क्या मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती हैं, तो वहाँ पे ये क्या करता है, ऑक्सीजन का डिफ्यूजन का काम करता है, ठीक है? मायोग्लोबिन क्या कंटेन करता है, मायोग्लोबिन में एक सिंगल पॉलीपेप्टाइड की चेन होती है। वो सिंगल पॉलीपेप्टाइड की चेन 153 अमीनो एसिड से बनी हुई होती है, और उसमें एक सिंगल आयरन पोरफायरिन भी प्रेजेंट होता है, जिसको हम हेम ग्रुप भी बोलते हैं। तो ये जो हेम ग्रुप है, जो हमें हीमोग्लोबिन में मिलता है, वो सेम चीज़ है जो हमें मायोग्लोबिन में मिल रही है। और ये क्या है, ऑक्सीजन बाइंडिंग प्रोटीन है। इरिथ्रोसाइट्स को हम आरबीसी कहते हैं। और ये क्यों रिस्पॉन्सिबल होता है, ये जो डीप रेड ब्राउन कलर होता है मायोग्लोबिन का और हीमोग्लोबिन का, उन दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है? तो मायोग्लोबिन पर्टिकुलरली हमें बहुत ज़्यादा कहाँ पे मिलता है, मसल्स में मिलता है, और ये हमें मैमल्स में मिलता है, मतलब मसल्स में मिलता है मैमल्स की। और वो मैमल्स के एग्जांपल दिए हुए हैं, व्हेल, सील एक्सेट्रा, ठीक है? अब यहाँ पे जहाँ पे भी ये मायोग्लोबिन ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होगा, वहाँ पे क्या होगा, उस मसल का कलर जो होगा वो ब्राउन होगा, ठीक है? ये क्या करता है, स्टोर करता है और डिस्ट्रीब्यूट करता है ऑक्सीजन को मसल्स में। और उसके बाद क्या करता है, ये एक एनिमल्स में ये बहुत लंबे टाइम तक क्या बहुत लंबे टाइम से प्रेजेंट था, लेकिन हमें इसके फंक्शंस के बारे में बाद में पता चला। अब उसके बाद
हमें स्ट्रक्चर की इन्फॉर्मेशन दी हुई है यहाँ पे मायोग्लोबिन की। ये आप पढ़ लेना कि इसका जो इसमें ना 8 स्ट्रेट सेगमेंट्स होते हैं, अल्फ़ा हेलिक्स होता है, बीटा होता है, उसके टर्न वगैरह दिए हुए हैं और कितना रीजन जो है जैसे इसमें दिया हुआ है 70% जो है वो मायोग्लोबिन क्या है अल्फ़ा हेलिकल रीजन्स में प्रेजेंट है। इसमें अब एक्स-रे के क्या दी है एनालिसिस दी हुई है, बाकी सारा इसमें दिया हुआ है, ये आप पढ़ सकते हो। उसके बाद हमें ये दिया हुआ है, इसके स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं जो हम अभी देखेंगे थोड़ा। तो इसमें हमें बहुत सारे इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन्स मिलते हैं। फिर हम आगे पढ़ते हैं तो जो ये इसमें क्या होता है, हाइड्रोफोबिक आर ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो यानी कि ये क्या है, जब भी हम इसको इसके किसमें एक्सपोजर में लेके आते हैं पानी के, तो ये क्या होता है, ऑल बट टू ऑफ द पोलर आर ग्रुप आर लोकेटेड ऑन द आउटर सरफेस। यानी कि इसमें 2 पोलर ग्रुप्स होते हैं जो कि बाहर की तरफ प्रेजेंट होते हैं इसके स्ट्रक्चर में और इसको क्या बनाते हैं, हाइड्रेट बनाते हैं। मायोग्लोबिन क्या होता है, कॉम्पैक्ट होता है। इंटीरियर हैज़ रूम फॉर ओनली 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोटीन वाटर सॉरी। मायोग्लोबिन के अंदर मतलब इसका ना बहुत इंटीरियर बहुत कॉम्पैक्ट होता है, तो इसमें सिर्फ 4 मॉलिक्यूल पानी के क्या कर सकते हैं, आ सकते हैं। अब ये बहुत ज़्यादा डेंस होता है, हाइड्रोफोबिक होता है। इसकी कोर क्या होती है, हाइड्रोफोबिक कोर होती है, ठीक है। अब इसमें जो फ्रैक्शन ऑफ स्पेस दिया हुआ है ऑर्गेनिक लिक्विड का, वो 0.4 से 0.6 होता है और ये दिया हुआ है पूरा इसका स्ट्रक्चर। तो ये पैक्ड एनवायरनमेंट में वीक इंटरैक्शन स्ट्रेंथ दिखाता है, रीइंफोर्स होता है एक दूसरे के ऊपर। तो ये है, इस तरीके से स्ट्रक्चर है, ठीक है। पॉलीपेप्टाइड बैकबोन प्रेजेंट है, मैश प्रेजेंट है, एक मतलब मैश स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। तो ये इसके स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं जो आप देख सकते हैं। तो अब हम जब रिडक्शन की बात करते हैं मायोग्लोबिन के स्ट्रक्चर की, तो इसमें कुछ expectations or introduce some new elements of secondary structures, ठीक है, हो गया। अब ये है हमारा स्ट्रक्चर। तो ये जो पैराग्राफ है ना, इसमें पूरा इस स्ट्रक्चर के बारे में दिया हुआ है। इसके पूरे स्ट्रक्चर के बारे में दिया हुआ है और ये क्या है, ये हमें अभी हम इसको डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम ये देख ले रहे हैं कि जो बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं मायोग्लोबिन के, उनको हमने पढ़ लिया है, जिससे हमें क्या पता चलता है कि ऑक्सीजन के जो स्ट्रक्चर है, मतलब ऑक्सीजन के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो किस तरीके से उसमें बाइंड हो रहे हैं। और आजकल की जो टेक्नोलॉजी है जैसे कि NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी और जो एक्सरेज डिफ्रैक्शन होते हैं, ये क्या करते हैं, ये हमें प्रोटीन के स्ट्रक्चर के बारे में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देते हैं। और बहुत सारे जो जीन्स होते हैं जो अब क्या करते हैं, प्रोटीन के सीक्वेंस को इनकोड करते हैं, जिनका फंक्शन हमें अभी तक पता नहीं है, वो हम और आगे पढ़ेंगे चैप्टर 9 में। तो हमारा जो फर्स्ट इंसाइट है इन प्रोटीन का वो यही है कि ये क्या है, लिमिटेड है और इनका जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है वो डिटरमाइन करता है कि इसका टर्शरी स्ट्रक्चर क्या होगा। तो अब हम आते हैं इसमें, सबसे पहले हमें जो इसकी फॉर्म दी हुई है, ये दी हुई है कि ये फेरस फॉर्म में होता है, यानी कि Fe2 की फॉर्म में होता है, लेकिन एज सून एज इट कम इन कॉन्टैक्ट विद ऑक्सीजन वो Fe3 में कन्वर्ट हो जाता है। और ये Fe3 से ये ना एक इस तरीके की प्रोसेस होती है, Fe2+ ये क्या होती है ना, एक दूसरे पे इंटरचेंजेबल होते हैं, तो एक दूसरे के ऊपर ये क्या हो सकते हैं, चेंज हो सकते हैं। तो एक रिवर्सिबल प्रोसेस है जो हमें दी हुई है। अब ये हमें स्ट्रक्चर दिया हुआ है, तो ये जो ए स्ट्रक्चर है ये हमें हेम का ये ना ये प्रोटोपोर्फायरिन का दिया हुआ है, जो कि यहाँ पे क्यों क्या प्रेजेंट है, इसमें आयरन प्रेजेंट है और ये सराउंडिंग है, सराउंडेड बाय दिस है, ठीक है। उसके बाद मायोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन का जो हमें स्ट्रक्चर दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है, ठीक है। तो ये बी स्ट्रक्चर हो गया। नाउ अभी हमारा ये वाला जो टॉपिक था बेसिकली मायोग्लोबिन का, और ये इससे पहले वाला जो टॉपिक था वो यहाँ पे कवर हो गया है। अब हम अपनी सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम ये पढ़ेंगे कि ये जो ग्लोब्यूलर प्रोटीन होता है उसमें एक टर्शरी स्ट्रक्चर, मतलब उसकी ना वो अलग अलग वेराइटीज़ होती हैं टर्शरी स्ट्रक्चर की, जो हम पढ़ेंगे। तो यहाँ तक हमने सेकेंडरी स्ट्रक्चर तक पढ़ा है, अब हम टर्शरी स्ट्रक्चर के बारे में आगे पढ़ेंगे, ठीक है। टिल देन कीप रिवाइजिंग. I hope you guys are liking this video and these videos are being helpful.
So please let me know if I could change anything and if you want any change, and we will continue the series till the end of the chapter. So thank you so much for your time.